Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparations are going well also. So in this video, we are now going to talk about our second class of Unit 1 of your BSc 6 सेमेस्टर. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम लोग BSc 6 सेमेस्टर के पेपर 1 में बॉटनी जो है ये हमने पहले स्टार्ट किया है अंडर द बैच महावीर बैच. मुझे अपना पुराना बैच याद आ गया. तो ये महावीर बैच जो है ना, ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है मेरे बीएससी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो बॉटनी एंड जूलॉजी. ठीक है, तो यहाँ वो क्या पढ़ेंगे, बॉटनी भी पढ़ेंगे एंड जूलॉजी भी पढ़ेंगे. एंड ये सभी के सभी जो वीडियोस होंगे ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि कोई भी आपसे सिंगल पैनी नहीं ली जा रही है. साथ में ही यहाँ पर ये जो आपको फ्री बैच दिया जा रहा है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. ब्यूटीफुल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. यहाँ पे आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है एंड अपनी पूरी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है. ठीक है, देखो हमारा जो यूनिट 1 है वो सेल बायोलॉजी है एंड ये इसकी क्लास सेकंड है. तो क्लास सेकंड है, दैट मीन्स कि हम लोगों ने क्लास 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. क्लास 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आप देख लो ये आपके यूनिट 1 का ना ये पूरा इतना बड़ा सिलेबस है. तो मैंने इसके 3 लाइन को अभी सिर्फ यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. आगे की बातें तो हम बाद में करेंगे क्योंकि ये सारे सिलेबस डिस्कशन में बातें हो चुकी हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ लिया है, हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, राइबोसोम पढ़ लिया है. आज जो हमारा टॉपिक होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी एपरेटस होगा एंड हिम्मत रही तो आगे कुछ और भी पढ़ा दूंगी. ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू कि मैं बहुत समय दे करके आपको पढ़ाऊंगी, बिकॉज कि मुझे आपको ना हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है. इट्स नॉट अबाउट ओनली योर बीएससी 6 सेमेस्टर का ही एग्जाम, इट्स अबाउट कि आपके सभी के सभी एग्जाम्स अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है ना. चलो अगर हम बात करें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारा पहला टॉपिक होगा आज के वीडियो में. देखो आपको ना मेरी वीडियोस में हो सकता है मैं थोड़ी सी ब्लैकनेस दिखाई दूं या मेरे वीडियोस में कभी थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि मुझे ना अभी अपना ये रूम बहुत अच्छे से सेटअप करना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए. अभी मैं अपनी ही एग्जामिनेशन एंड ऑल इन्हीं सब में फंसी हुई हूँ, तो आप मुझे थोड़ा दिन दो, मैं अपने रूम्स को भी अच्छे से कर लूंगी, लाइट वगैरह थोड़ा अच्छे से लगा लूंगी. बट अभी जो है ना उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करूँ, क्योंकि अकेले मैंने इस पे बहुत पैसे खर्च किए हैं. ठीक है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो. देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिबन शेप्ड ऑर्गेनेल ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, यानी कि ऑक्सीजन उपभोग करने वाला रिबन के आकार का ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है. ये सारी बातें थ्योरी की है ना, ये सारी बातें क्या है, थ्योरी की है, जो आपको लिख करके आना. ये फैंसी फैंसी वर्ड्स के स्टेटमेंट मैंने आपको दिए हैं ताकि आप लिख के अच्छे से आओ. जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर को देखोगे ना, ये आपको इतना अच्छा फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया पहले अपने आप से पढ़ा दूं, उसके बाद थ्योरी जो मैं लेकर के आई हूँ वो आपको दिखा दूंगी, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगी. ठीक है, सबसे पहले देखो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया यू ऑल नो कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ना. दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है बच्चा लोग, ये क्या है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की. अब ध्यान से समझना, इस आउटर मेम्ब्रेन पे ना बच्चा लोग यहाँ पर इस तरीके से पोरिन्स पाया जाता है. क्या पाया जाता है, ये क्या है, ये क्या है, ये पोरिन्स है. ठीक, इस पोरिन से ना कुछ स्पेशल आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट के जो आयंस हो गए या वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, वो इससे क्या कर सकते हैं, या तो अंदर जा सकते हैं या तो बाहर जा सकते हैं. तो ये जो पोरिन्स होते हैं ना बच्चा लोग, ये VDAC आप इसको चैनल भी कहते हो. क्या कहते हो, VDAC चैनल कहते हो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाने वाले पोर्स, छिद्र होते हैं, जिससे एक स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे मान लो कि मॉलिक्यूलर वेट में अगर आप नाप रहे हो या किलो डाल्टन में नाप रहे हो, उतने अमाउंट के अंदर वो चीजें जा सकती हैं, आ सकती हैं. ठीक है, अच्छा कौन कौन सी चीजें मान लो हो सकती हैं जो अंदर बाहर इस तरीके से मूव कर पाए, तो यहाँ पर मैं नोट डाउन करवा रही हूँ, एक बार आप नोट कर लो. आप खुद बताओ, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था बच्चा लोग, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो वहां पर भी मैंने परमिएबिलिटी में बात की थी ना कि वो कैसा था, वो सेमी परमिएबल था.
यानी कि सेमी परमेबल यानी कि कुछ ही चीजों को वो क्या कर रहा था, अपने मेम्ब्रेन के अंदर आने दे रहा था और जाने दे रहा था। वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की भी जो पहली मेम्ब्रेन होती है ना, वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। कौन कौन सी चीजें अंदर आ सकती हैं और बाहर जा सकती हैं, मैं वो आपको बता दे रही हूँ, नोट डाउन कर लो। ये सारी चीजें आपको ना ऐसे इतने अच्छे से नहीं मिलेगी, तो मैं नोट्स करा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों लोग आयन, आयन जा सकता है या बाहर आ सकता है। फिर एटीपी या एडीपी, ठीक है, एटीपी या फिर एडीपी, ये अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप स्मॉल मेटाबोलाइट्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, या फिर आप और मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये भी आप देखते हो कि ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब शुगर भी हो सकता है, ठीक है, शुगर भी हो सकता है। बेसिकली आपको पॉइंट क्या याद रखना है, आपको दिख रहा है ना, उधर दिख रहा होगा, पॉइंट क्या याद रखना है कि जो वेट है ना वो हमेशा किलो डाल्टन में होगा या फिर मॉलिक्यूलर वेट MW आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक। चलो ये तो बात हो गई पहले मेम्ब्रेन की, है ना। अब दूसरे मेम्ब्रेन की बात करते हैं। दूसरी मेम्ब्रेन हमारी कुछ इस तरीके से फोल्डेड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल्स है, ये क्या है, ये हमारी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये सेकेंड मेम्ब्रेन क्या है, इस सेकेंड मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और बच्चों लोग आप लोग मुझे तुरंत बताइए, तुरंत बताइए कि इस मेम्ब्रेन का एक और नाम है। जो भी मुझे बता देगा ना, मैं लिटरली सुन पाऊंगी। हाँ, किसी ने तो बोला, बोला क्या, क्रिस्टे बोला क्या किसी ने, हाँ। तो क्रिस्टे जो है ना, ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यानी कि जो हमारी ये फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन है, इसे हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि क्रिस्टे क्या होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, जो फोल्डेड है, उसे हम क्रिस्टे कहते हैं। ओके, देन अगेन माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो इतना पोर्शन हम अभी ये बाहर का पढ़ते हैं। फिर अंदर मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इनके पास अपना डीएनए भी होता है, इनके पास अपना राइबोसोम भी होता है। मैंने पढ़ाया था ना पहली क्लास में, बताओ इनका राइबोसोम कितने एस यूनिट का होता है, बताना जरा, किसी को याद है क्या। सब ऐसे ही भूलते जाना, पहली क्लास में पढ़ो और दूसरी क्लास में भूल जाओ, यही करना बस आप लोग, ठीक है। अगर याद है तो जल्दी से कमेंट करो, वरना फिर मैं तो हूं ही यहाँ पर लिखवाने के लिए। तो देखो, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था वही आपको मैं यहाँ बता रही हूँ। दिस इज आवर आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, कितनी प्यारी फोटो है ना, ये इमेज है, ठीक। एंड ये जो ऐसे इन फोल्डिंग वाली है, दिस इज आवर क्रिस्टे, जिसे कि हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। एंड ये रेडिश, ब्लड वाला रेडिश जो टाइप का दिख रहा है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक। और उसी मैट्रिक्स में ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है एंड ये देखो ये राइबोसोम है। इसी तरह से ये फैले हुए आपको दिखाई देंगे। और अच्छे से फिगर समझ लो, देखो ये हमारी इनर है ना, वेयर इज द आउटर मेम्ब्रेन, सी दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। दिस इज आवर इनर मेम्ब्रेन, ये जो फोल्डिंग है ना, ये समझ आ रही है ना, ये फोल्डिंग है। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ग्रीनिश ग्रीनिश, ये क्या है बच्चा लोग, ये राइबोसोम है जो कि अपना माइटोकॉन्ड्रिया का खुद है, ठीक है। एंड ये इनके क्या है, ये इनके डीएनए है। ये क्या है बच्चा लोग, ये इनके डीएनए है। एंड यहाँ पर आपको इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको F0 और F1 पोर्शन दिखाई देगा। क्या क्या बोला मैंने, F1 एंड F0, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी येज, एटीपीएज। यही एटीपी का प्रोडक्शन करता है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। मैं बताऊंगी अभी क्या है ये सब, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया कि दिस इज डीएनए, ये वाला स्ट्रक्चर, एंड दिस ग्रीनिश पार्ट इज आवर राइबोसोम, ओके। एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे क्या लगा होता है, F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल आप जिसे कहते हो,
जिसे कि हम कप्पा पार्टिकल भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर लगा होता है, ठीक। एंड ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसे हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। ओके, गॉट इट। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ले। देखो थ्योरी में क्या है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोहरी झिल्ली इसमें पाई जाती है। फिर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही दिखाई देगी, यानी कि उसमें पोरेस पाए जाएंगे जो परमिएबल होंगे अप टू 10,000 मॉलिक्यूलर वेट्स के आयन मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है ना। फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो होगा ना वो रिच होगा एंजाइम्स में और को एंजाइम्स में, क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो वो कैसे हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है ना उसके वजह से एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। एंड उस चेन को चलाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जो कहाँ पाई जा रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। मैं बताऊंगी कैसे आपका जो एटीपी है वो बनता है। इनर मेम्ब्रेन जो है ना यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन पंप क्रिएट हो जाता है, परमिएजेस प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टे कहलाता है। अच्छा, ये क्रिस्टे कहलाता है। नाउ आप मुझे कमेंट में बताओ व्हाट इज सिस्टर्नी। ये टर्म आप मुझे बताओ क्या होता है, क्योंकि ना जब आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, क्रिस्टे, सिस्टर्नी, और फिर एक और फिर ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, यही होगा। तो बच्चे क्रिस्टे एंड सिस्टर्नी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैट्रिक्स क्या होता है जो मैंने बताया, ये कोलॉइडल फ्लूइड होता है जिसमें क्रैब साइकिल्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं। मैं बता रही हूँ कि कैसे पूरी साइकिल चलती है, थोड़ा पहले थ्योरी पढ़ लो। फिर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये पूछा जाता है कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कौन है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे लाइसोसोम, है ना, ऑप्शन दे दिया जाएगा राइबोसोम, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एक ऑप्शन आपको कौन सा मिल जाएगा, पेरोक्सिसोम। अब आप मुझे बताओ तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कौन है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप किस पे टिक लगा के आओगे बच्चा लोग, अब तो आपने पढ़ लिया कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने हैं, ये वन लाइनर में इसीलिए लेकर के आ रही हूँ। अब ये ऑक्सीडाइज करता है एसिटिल कोएंजाइम ए को, जो एसिटिल कोएंजाइम ए है जब वो मैट्रिक्स में आता है ना तो उसका यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिससे CO2, H2 एंड H+ आयन बनते हैं। एंड यही H+ आयन प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर NAD एंड FAD रेड्यूस्ड होते हैं हमारे H+2 ETC एंड ETC टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ATP फॉर्मेशन। यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी मैं पूरी आपको साइकिल बता रही हूँ। फिर इसीलिए क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए हम पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जैसे हमारे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे सेल के लिए एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, ओके। फिर ये सिंथेसाइज कर सकता है अप्रॉक्स 10% ऑफ देयर प्रोटीन, इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं, यानी एनर्जी का भी प्रोडक्शन कर ले रहा है। राइबोसोम है तो प्रोटीन का भी सिंथेसिस कर ले रहा है, तो सेमी ऑटोनॉमस इसे हम लोग कहते हैं। पूछा जाता है कि सेमी ऑटोनॉमस इसमें से ऑर्गेनेल कौन है, तो आपको अब पता चल गया कि कौन है, ठीक। अब इसके बाद इनके जनरल फीचर्स की मैं बात करूं तो इसमें आप देखते हो ना कि माइटोकॉन्ड्रिया स्कैटर्ड होता है साइटोसोल में। पूरे सेल में जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है इसमें यहाँ पर इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है हमारे न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट के बाद, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है। उसके बाद साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन के लिए मेन एनर्जी करेंसी हम इसे बोलते हैं। मोर न्यूमरस इन हाई एनर्जी सेल्स में, जिन सेल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि मसल हो गया, लिवर हो गया जिसको डिटॉक्सिफिकेशन करना है, हार्ट हो गया जिसको रेगुलर पंप करना है, स्पर्म सेल हो गया जिसको दौड़ना है भाई कि मुझे जाके ओवा को फर्टिलाइज करना है, तो उसके पास भी तो होगा ना, उसके एक्रोसोम में है, मतलब उसका जो नेक होता है, नेक के बाद जो बॉडी होती है
उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर ये एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी एब्सेंट किस सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट किस में होता है, आरबीसी में और जाइलम वेसल्स में। तो इराइथ्रोसाइट में, क्या मैमेलियन इराइथ्रोसाइट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया इराइथ्रोसाइट में नहीं प्रेजेंट है। प्लांट की बात करें तो जाइलम वेसल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। देन मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखो हमारे मेम्ब्रेन्स की अगर हम डिटेल की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो है ये काफी ज्यादा स्मूथ होती है, बाउंड्री विथ साइटोप्लाज्म, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये हमारा सेल है और सेल में ये पूरा ब्लैकिश अगर मान लो कि साइटोप्लाज्म है, तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या इस सेल के प्लाज्मा से नहीं, उसी साइड पे तो है ना, इसीलिए ये यहाँ पर लिख रहा है कि बाउंड्री करती है साइटोसोल से। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, क्रिस्टे जिसे हम कहते हैं, क्यों फोल्डेड होती है? क्योंकि उसे इंक्रीज करना होता है सरफेस एरिया को, जिससे कि बहुत ज्यादा एटीपी जो है उसका प्रोडक्शन हो पाए। क्या हो पाए? एटीपी का प्रोडक्शन हो पाए। मैं हट रही हूँ क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर सेमी ऑटोनॉमस नेचर हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए कैसा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए सर्कुलर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर अराइज होता है ओनली बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को बनना है ना तो माइटोकॉन्ड्रिया फिर से डिवाइड करेगा एंड फिर माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, ठीक। सपोर्ट करता है इंडो सिम्बियोटिक ओरिजिन, ये एक तरीके की आप बोल सकते हो कि थ्योरी है जिसमें बताया जाता है कि ऑर्गेनिल्स कैसे, उनकी ओरिजिन क्या है, वो कैसे बने हैं। तो इसके लिए एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, आप बस याद रखो, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस यहाँ पर इसको बोला जाता है। फिर देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, अब आप मुझे बताओगे, ठीक है। उससे पहले जो चीज मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ वो बता दूं, फिर हम आप लोग को क्लोरोप्लास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें जो माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पर मुझे बतानी है, ये एक ही बार आप क्या करना, स्लाइड को स्क्रीनशॉट कर लेना। अभी देखो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ पर इनका ऐसे, देखो ये ब्लैकिश वाला पार्ट पूरा मैट्रिक्स है, ये इनका ऐसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जो कि ऐसे करके सर्कुलर, मान लो कि ऐसे करके सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल मैंने डीएनए बना दिए, ठीक। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने बना दिए राइबोसोम्स, ठीक है ना, ये मैंने राइबोसोम्स बना दिए। अब देखो यहाँ पर ही खेल शुरू होगा, होगा क्या, पहले मैं लिख देती हूँ ताकि आप जब नोट करो तो आपको पता चले। ये क्या है बच्चा लोग? राइबोसोम है, और आपको मैंने बताया है कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो ये प्रोटीन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद से बना लेता है क्योंकि उसके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है। फिर इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, क्या होता है बच्चा लोग? इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। अब एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। आपने पढ़ा होगा कुछ फिजियोलॉजी के टर्म्स में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस, है ना। क्या आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है? जिसमें क्या हो रहा होता है, ग्लूकोज से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज किसमें टूट जाता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में, है ना। फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जो होते हैं वो एसिटल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें आप ऐसे याद रखो कि ये एसिटल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेंगे, बहुत अंदर नहीं जाना है, बस मैं ऊपर से आपको समझा रही हूँ, ठीक। फिर यहाँ पर क्रैब साइकिल होता है, क्योंकि हेंस क्रैब ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्रैब साइकिल में क्या होता है? अब बेसिकली यहाँ एसिटल कोएंजाइम ए है, क्रैब साइकिल चला, पूरा ये चीज चल क्यों रहा है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कुछ एनर्जी के यूनिट्स चाहिए, जैसे कि NADP या फिर GTP या फिर ADP, सॉरी ADP नहीं FADP, ठीक है, FADP। इसीलिए हम ग्लाइकोलिसिस, एसिटल कोएंजाइम, क्रैब साइकिल, ये सब चीजें चला रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हमें यही यूनिट्स चाहिए,
ताकि हम इसे कन्वर्ट कर पाए एटीपी में। आफ्टर क्रैब्स साइकिल जितने भी हमें एनएडीपी या जीटीपी, एफएडीपी ये सब इन दोनों से मिला होता है, वो कहाँ चला जाता है? वो चला आता है हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। किस पे आ जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आते ही आप देखते हो कि क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास F1 पार्टिकल्स होते हैं, है ना, कप्पा पार्टिकल जिसे आप कहते हो। उसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो कि किस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं? ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो F1 पार्टिकल है ये काफी अहम रोल प्ले करता है। होगा क्या कि F1 पार्टिकल को हम लोग एटीपी सिंथेज कहते हैं। जब यहाँ पर क्रैब्स साइकिल ये मैट्रिक्स में प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत हाई हो जाएगा, क्या हाई हो जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई हो जाएगा तो H प्लस आयंस यहाँ पर मूव करना स्टार्ट होंगे। ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको समरी दे रही हूँ। तो यहाँ पर H प्लस भर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के लिए यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। एनएडीपी, डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। तो H प्लस यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। फिर यहीं पर आपको F1 पार्टिकल लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा F1 पार्टिकल है जो यहाँ पर एटीपी, जो हमारा एडीपी होता है ना बच्चा लोग, एडीपी में क्या होता है? एडीपी छोटी करेंसी है, तो एडीपी में यहाँ पर एक फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाता है। किसको जोड़ दिया जाता है? यहाँ पर फॉस्फेट को जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है? एटीपी, ठीक है। तो ये हमारा एटीपी जो प्रोडक्शन है ये हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वजह से होता है, बिकॉज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, कॉम्प्लेक्सेस, F1 पार्टिकल, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। एंड दैट इज व्हाई ये एटीपी का प्रोडक्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। हम इसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब देखो ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलेगी? ग्लाइकोलिसिस चलेगी हमारे साइटोसोल में, जो सेल का साइटोप्लाज्म जिसे हम साइटोसोल कहते हैं वहां चलेगी। क्रैब्स साइकिल कहाँ चलेगी? क्रैब्स साइकिल चलेगी हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ये जो ईटीसी है ये कहाँ चल रही है? ये चल रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे कि हम क्रिस्टे भी कह रहे हैं, ठीक है। एम आई क्लियर विद ऑल दीज? ये फिजियोलॉजी का थोड़ा टॉपिक था, मुझे ये बताना था कि ये कैसे एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो अभी मैं टाइम दूंगी, आप एक ही साथ सब कुछ नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट मैं अपने तरफ से भी आपको एड ऑन करा रही हूँ जो आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सबसे पहले ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक। सेकेंड हमें ये देखना है कि हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना हैव देयर ओन डीएनए प्लस इनके पास अपना राइबोसोम भी होता है, जो कि 55S का इनका राइबोसोम होता है। एंड दैट इज व्हाई ये प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनेंगे, तो हम इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल हम इसे कहते हैं। ये साइट है फॉर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सारे टॉपिक्स में किसके लिए यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ? एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और अगर किसी का शॉर्ट नोट वगैरह बनाने के लिए आ गया तो ये सारे धड़ाधड़ लिख करके चले आना, मजा आ जाएगा भाई, देख के ही मजा आ जाएगा, ओके।
उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट करा देती हूँ जो कि आपके हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया को दिया किसने था, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको सबसे पहले डिस्कवर्ड की अगर मैं बात करूं तो कोलिकर ने किया था। ठीक है, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। तो डिस्कवर्ड बाय, अच्छा ये उल्टा सीधा लिख रहा है, चलो मैं यहां लिख देती हूँ। ठीक है, कोलिकर ने इसकी डिस्कवरी की थी, और जब कोलिकर ने डिस्कवरी की थी तो उसने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था। ठीक है, उसने, कोलिकर साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, सार्कोसोम। ठीक है, सार्कोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने कहा था, कोलिकर ने कहा था। उसके अलावा एक टर्म आता है बायोब्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था, आल्टमान ने। ठीक है ना। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया नेम किसने दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नेम किसने दिया है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो उनका नाम है बेंदा। ठीक है, तो जैसे गेंदा नाम याद रखते हो ना, फूल, वैसे याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नेम दिया था बेंदा साहब ने। सबसे पहले कोलिकर ने डिस्कवरी की, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम बोला था। ठीक है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया नेम एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर बायोब्लास्ट नेम एल्टमान ने बोला, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बेंदा ने बताया। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है। प्लियोमॉर्फिज्म ये भी कई बार पूछा जाता है, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एमसीक्यू के मैं वो यहाँ पर लिखवा रही हूँ। प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है। फिर अनदर पॉइंट इज कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, और इसी में कैमी ऑस्मोटिक साइकिल भी चलती है। कैमी ऑस्मोटिक साइकिल भी चलती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन सी साइकिल चल रही है बताओ, क्रैब साइकिल। ठीक है, तो ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल चलती है, और क्रैब साइकिल नेम इसलिए पड़ा है क्योंकि हैंस क्रैब ने इसे क्या किया था, बताइए, हैंस क्रैब ने डिस्कवर किया था। ठीक है, चलो यहाँ पे ये पहला है आपका। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पेज, ये हो गया सेकेंड पेज, ये हो गया थर्ड पेज। ये सारे आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए वीआईक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेल ऑर्गेनेल है। तो मैं बहुत समय देके पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। आप बीएससी 6 सेमेस्टर में आ गए हो, 2 घंटे एटलीस्ट बैठ के पढ़ने की आदत डालिए। ठीक, इतना जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, या ये नहीं सोचना है कि इतनी कितनी और वीडियो चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी, ये सब नहीं पसंद मुझे। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, अगर नहीं दोगे तो मैं चौथी वीडियो तो अपलोड बिल्कुल नहीं करूंगी। सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सेल कहां से ओरिजिनेट करते हैं, क्या बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से, या प्री एग्जिस्टिंग सेल से, या एबायोटिक मटेरियल से, या रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल दैट कैन बी सीन विथ एन अनएडेड आई इज 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन। थर्ड, द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यूज्ड लिखा है, रॉबर्ट हुक, हार्वे, हॉपकिंस, फ्लेमिंग। फोर्थ, what Robert Hooke has discovered in a thin section of cork as a cell was really a cellulose था, या फिर न्यूक्लियाई था, प्रोटोप्लाज्म था, या सेल वॉल था। पांचवा क्वेश्चन, which one of these is an agent of flow of extrinsic information to cell, एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला। ठीक है, क्या डीएनए, क्या आरएनए, क्या हार्मोन, या फिर क्या प्रोटीन। ये आपके 5 क्वेश्चन है। अब हिंदी में सुन लो, कोशिकाएं निर्मित होती हैं, किससे बनती हैं, क्या बैक्टीरिया के किवड़न से, पूर्ण स्थित कोशिकाओं से, या निर्जीव पदार्थ से, या पुरानी कोशिकाओं से। अब दूसरा क्वेश्चन, कोशिका का सबसे छोटा आकार जिसे बिना किसी उपकरण के आंखों से देखा जा सकता है
वह कितने साइज का हो सकता है? 1 माइक्रॉन, 10 माइक्रॉन, 100 माइक्रॉन या 1000 माइक्रॉन? हिंदी वाले बच्चों ये नहीं है कि क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा तो आप मुझे कमेंट में ये कहोगे दीदी हिंदी में नहीं दिया तो मैंने नहीं बताया था, हिंदी में भी लेके आई हूँ तो बताना। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट हुक, हॉर्वे, हॉपकिंस या फ्लेमिंग? फिर चौथा क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले सेक्शन में जो कोशिका के रूप में खोजा था वह वास्तव में क्या था? क्या वो सेलुलोज था, नाभिक यानी न्यूक्लियस था, प्रोटोप्लाज्म था या कोशिका की दीवार थी? इनमें से कौन कोशिका को बाहरी सूचना के प्रवाह का माध्यम है? डीएनए, आरएनए, हार्मोन या फिर प्रोटीन? ठीक है ना? तो ये आंसर आपको देना है। ये जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, ये एक्चुअली में जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था और जो आज माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है उसका मिला के मैंने दिया है। ठीक है ना? अब क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्लोरो शब्द ही आप देखो, क्लोरो मतलब ही होता है कलर, क्लोरोज मतलब ग्रीन, प्लास्टिक मतलब वन हु फॉर्म, यानी कि ऐसा कोई सेल ऑर्गेनिल जो ग्रीन कलर का फॉर्म हो रहा है, मतलब कुछ ग्रीन कलर फॉर्म कर रहा है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। तो हरा बनाने वाला ऑर्गेनिल क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिल है, हमारे प्लांट में भी पाया जाता है और एल्गा में भी पाया जाता है। जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी में क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाएगा। पौधों और शैवालों में ये विशेष तरीके से पाया जाता है। डिस्कवर किसने किया था? जूलियस वॉन सैक्स ने। ठीक है, तो जूलियस वॉन सैक्स ने इन्हें क्या किया था? डिस्कवर किया था, जिसे हम लोग फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? जूलियस वॉन सैक्स को बोलते हैं। या फिर एक और नेम है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद आता है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड ऑफ, ये प्लांट सेल्स के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड होते हैं। देखो प्लास्टिड के ये एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड के बहुत टाइप्स है, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, और ये एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल को खुद का खाना नहीं बनाना होता है, उन्हें ग्रीन कलर की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो तो पौधों के द्वारा जो बना होता है उसी को यूटिलाइज करते हैं। बट पौधों को अपना खाना बनाना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है, इसीलिए उनके पास ये ब्यूटीफुल सा एक सेल ऑर्गेन है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो अगेन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा है बच्चा लोग? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो पहली मेम्ब्रेन इनकी ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, देखो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। मुझे पता है कि आप लोग ना, मैं जो फिगर बनाती हूँ वही आपको पसंद आता है, बट मैंने इतने मन से लगाया है, देख लो मैं बना के बता दूंगी। ये हमारी हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसे हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज आवर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच में है। फिर देखो ये इनका स्ट्रोमा होता है जो एक्वस फ्लूइड होता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का था वो मैट्रिक्स कहला रहा था। रुको मैं बता रही हूँ। ये हम एक सेल ले लेते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के ऊपर की पूरी परत वो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है ना, उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। ठीक, अब देखो तो जरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम मैट्रिक्स कह रहे होते हैं, है ना। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो फ्लूइड पार्ट होता है ना, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? स्ट्रोमा कह रहे होते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग, देख रहे हो, ये सब फ्लूइड के पार्ट है ना। तो आपको समझ आया, तो ये भी एक्वस फ्लूइड है, ये जितना आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है। फिर ये होता है हमारा थाइलाकोइड। अब मैं कैसे बताऊं, देखो ये है थाइलाकोइड, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6, 7, 8,
ये सब क्या है? ये सब हमारे थाइलाकॉइड है। जैसे एक कॉइन होती है ना, तो वो थाइलाकॉइड है। और जब कॉइन्स के मैं बंडल बना दूं तो उन्हें हम कहते हैं ग्रैनम, यानी स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के बंडल्स को हम क्या कह रहे हैं? ग्रैनम कह रहे हैं। और जो एक थाइलाकॉइड यानी एक थाइलाकॉइड को दूसरे से जोड़ता है, या पूरा एक ग्रैना को दूसरे ग्रैना से जोड़ता है, उसे हम कहते हैं लैमिला। ठीक है। और एक थाइलाकॉइड के अंदर का जो पोर्शन होता है ये वाला, इसे हम क्या कह रहे हैं? ल्यूमेन, यानी इनसाइड द थाइलाकॉइड इज नोन एज ल्यूमेन। तो ये हमारा क्या है? एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जो मैं भी आपको बना के भी बता दूंगी। देखिए तो, बना दूं? देखो, नहीं बनाऊंगी तो मुझे पता है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे ठीक से, क्योंकि आपको चाहिए कि दीदी पूरा बना बना करके बताएं। देखो तो, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमने एक आउटर मेम्ब्रेन बना दी, और इनकी कोई फोल्डिंग वोल्डिंग नहीं है, नॉर्मल सी एक इनकी ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चा लोग, ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो लिखते चलते हैं। देखो तो, ये इनकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनकी इनर मेम्ब्रेन है। और देखो, इन दोनों के बीच में जो ये जगह खाली है ना, ये इस तरीके से, इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चा लोग? इसे हम लोग कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैं पता है बनाती क्यों सारे स्ट्रक्चर, ताकि आप लोग बनाना सीख जाओ कि कैसे आप कॉपी में बहुत जल्दी से बना सकते हो। ठीक, अब ये जो ब्लैकिश पोर्शन है, ये एक्चुअली में इनका क्या है बच्चा लोग? स्ट्रोमा है, जो कि एक एक्वस फ्लूइड है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रोमा बन गया। अब एक्वस फ्लूइड है तो कुछ चीजें तैर रही होंगी ना इसमें, तो क्या तैर रही हैं? थाइलाकॉइड्स तैर रहे हैं। तो ये हमारे एक थाइलाकॉइड है, लेकिन हमें इन्हें स्टैक्स में बनाना है। तो ये बन गया हमारा दूसरा थाइलाकॉइड, तीसरा थाइलाकॉइड, चौथा, पांचवा। ठीक है, फिर मान लो 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने ऐसे करके ग्रैनम बना दिया। ठीक, तो ये एक की अगर मैं बात करूंगी, मान लो कि इस वाले की मैं बात कर रही हूँ, तो ये एक क्या है बच्चा लोग? ये एक है हमारे पास थाइलाकॉइड। क्या है ये? थाइलाकॉइड है। ठीक है, ये समझ आया। और इसी तरह ये पूरे जो है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ये सब क्या है? ये पूरी तरीके से क्या है? ये ग्रैना है, जिसे आप ग्रैनम भी कहते हो। ग्रैनम कुछ है नहीं, ग्रैनम सिर्फ अगर हमने थायराइड को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक्स में रख दिया तो वो हमारा ग्रैनम हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ के भी रखेगा ना कोई, बिना ये जुड़े तो रहेंगे नहीं, तो इनको जोड़ के कौन रखेगा? इस तरीके से लैमिला रखेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारे पास लैमिला हो गया। ठीक है ना, एक और स्ट्रक्चर था ना, कुछ था ना, क्या था बताओ? ये थाइलाकॉइड के बीच का जो पोर्शन था, ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन था बच्चा लोग, ये क्या था? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। ये क्या है? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप क्लोरोप्लास्ट को अपनी कॉपी में बना सकते हो, कुछ भी इसमें नहीं है, सब बहुत हलवा है। ठीक है, चलो, सबसे पहले तो प्रोड्यूस करता है शुगर प्लस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कौन सा शुगर प्रोड्यूस करता है भाई फोटोसिंथेसिस से? बताइए तो, कौन सा शुगर आता है? ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि एक शुगर ही है, और ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है होमोजेनियसली इन साइटोप्लाज्म, में क्लस्टर नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास थोड़े बहुत क्लस्टर्स में पाए जा सकते हैं, वरना फैले होते हैं। फिर टिपिकली प्लांट सेल में अप्रॉक्स 50 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
एक सामान्य पौधे कोशिका में 50 क्लोरोप्लास्ट के लगभग हमारे पास क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन जो कि सेमी पोरस होती है। आगे जिसके पास आउटर मेम्ब्रेन है, जिसके पास दो मेम्ब्रेन है, उसकी पहली मेम्ब्रेन सेमी ऑटोनॉमस या फिर आप बोल सकते हो सेमी पोरस होगी, ठीक है ना। परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, ये भी परमिएबल होगी। इम्परमिएबल होगी लार्ज प्रोटीन्स के, कोई लार्ज प्रोटीन अंदर नहीं घुस पाएगा, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पर अंदर आ सकते हैं। जैसे देखिए ये है ना आउटर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन पे इस तरीके से ये पोरस होता है, जिसमें पोरीन पाया जाएगा वो पोरस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो इनके अंदर आ भी सकते हैं और बाहर जा भी सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, इनर जो, ये तो आउटर मेम्ब्रेन की बात हो गई कि सेमी पोरस होता है, परमिएबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए और बड़े मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर के 20 नैनोमीटर थिन स्पेस होता है हमारे आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। कितना बोला? 10 से लेकर के 20 नैनोमीटर, यानी जो स्पेस मैंने यहाँ पर बनाया है वो ये एक स्पेस कितना है 10 से 20 नैनोमीटर। गॉट इट? चल आगे बढ़ते हैं। ये इंटर मेम्ब्रेन की स्पेस की बात हो गई। अब सबसे फिर नीचे कौन आएगा? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन बाउंड्री फॉर्म करता है स्ट्रोमा की। अब देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, हुई ना। तो ये तो स्ट्रोमा है, देखो ये तो स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा से कौन जुड़ा हुआ है? आउटर मेम्ब्रेन तो नहीं जुड़ी है, जुड़ा कौन है? ये इनर मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि जो बाउंड्री फॉर्म होती है स्ट्रोमा के साथ वो इनर मेम्ब्रेन होती है, रेगुलेट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मैट्रिक्स। फिर साइट ऑफ सिंथेसिस, किस चीज की सिंथेसिस होती है हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में? फैटी एसिड की, लिपिड्स की, किसकी होती है? फैटी एसिड्स, लिपिड्स और कैरेटिनॉइड, ठीक है ना। कोई बड़े बड़े टर्म नहीं है, सब इजी है। ओके क्या हो गया भाई, इसको क्या हो गया है? तो फैटी एसिड, लिपिड और कैरेटिनॉइड जो है ये साइट ऑफ सिंथेसिस होता है। फिर स्ट्रोमा की बात करते हैं। अब ये बीच वाले लिक्विड जो एक्वस फ्लूइड है उसकी बात करें तो ये प्रोटीन रिच होता है, एल्कलाइन होता है। पूछा जाता है कि एसिड होता है, बेस होता है, एल्कलाइन होता है, तो एल्कलाइन होता है। फिर ये कंटेन करता है, इनके पास अपना देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद का थाइलाकॉइड और स्टार्च ग्रेन्यूल्स है। क्या इंपॉर्टेंट है नोट करना कि अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है, यानी कि ये भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करेंगे और ये भी अपना खुद का प्रोटीन बनाएंगे। गॉट इट? ठीक है। ये साइट ऑफ डार्क रिएक्शन होते हैं, जैसे साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था, वैसे ही साइट ऑफ डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल जो चलती है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट में चलती है। अगर आपसे पूछे कोई कि साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है, आप क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट। फिर थाइलाकॉइड सिस्टम की बात करें तो मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलाकॉइड, ठीक है, ये एक थाइलाकॉइड मैंने बना दिया, ठीक। कंटेन करता है क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड के पास क्या है बच्चा लोग? ये क्या है? थाइलाकॉइड है, ठीक। थाइलाकॉइड के पास क्या है? क्लोरोफिल है। एंड क्लोरोफिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो थाइलाकॉइड किसका साइट है बताओ? दो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं आपसे, ठीक है। देखो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है, और साइट ऑफ
लाइट रिएक्शन। चलो ये दोनों बताओ, ये बहुत बार पूछा गया है, जिसकी हद नहीं है ना, उतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें। ठीक है, चलो इसको कमेंट करो तो जरा, फिर से मैं एक बार आप लोगों को और बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इतनी ज्यादा स्लाइड है ना, इतनी बड़ी यूनिट कौन देता है पहली, है ना। चलो, तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन कौन है बताइए, थाइलाकॉइड। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन कौन है, स्ट्रोमा। समझ आ रहा है कुछ, समझ आ रहा है कुछ। इसको भी मैं बता दूं क्या कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, क्योंकि पूरा तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया वाला आपको बता ही दिया है ना। चलो देखो, तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अब देखो क्लोरोप्लास्ट की, ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज नोन एज स्ट्रोमा, ठीक है। और यहाँ पर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड, ठीक है। और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसे, किससे जुड़े हैं, लैमिला। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। और थाइलाकॉइड में क्या हो रहा है, हमारा लाइट रिएक्शन। तो बोला ये जा रहा है क्योंकि थाइलाकॉइड के पास क्लोरोफिल है, बोला ना थाइलाकॉइड के पास क्लोरोफिल है, तो जब लाइट आएगी तभी तो वो एक्टिव होगा, तभी तो वो एक्टिव होगा ना। और जब वो एक्टिव होगा तभी तो लाइट रिएक्शन चलेगी फोटोसिंथेसिस की। और जब लाइट रिएक्शन चल जाएगी हमारे थाइलाकॉइड में, उसके बाद वो जाएगी स्ट्रोमा में, और तभी तो हमारी क्या चलेगी, डार्क रिएक्शन चलेगी ना। समझ रहे हो, क्योंकि हमारे थाइलाकॉइड के पास ये क्या है, लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में हो रही है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लाइट पड़ेगी, तो मान लो कि ये लाइट है, देखो इधर से लाइट आ रही है, ये सूरज भगवान है हमारे, ठीक। अब यहां से ये लाइट जाएगी हमारे थाइलाकॉइड पे, ये थाइलाकॉइड पे आ गई, ठीक। थाइलाकॉइड के पास है अपना क्लोरोफिल, है ना, ये क्या है, क्लोरोफिल, ठीक। अब यहाँ पर रिएक्शन चलेगी फोटोसिंथेसिस की, एक्टिवेशन होगा क्लोरोफिल एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे डार्क रिएक्शन के लिए बाहर जाएगा, तो बाहर कौन है, स्ट्रोमा ही तो है, इसीलिए डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलेगी। Am I clear with all these points? This is very 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 important. ये फिर से VIQ है, ये हमारे जो MCQ है ना, उसके लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले ही लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। चलो चलते हैं हम लोग अपने 46 पेज नंबर पे, याद करना पड़ता है भाई, है ना। देखो लाइट रिएक्शन हो गया कि हमारे थाइलाकॉइड में हो रहा है, थाइलाकॉइड अरेंज होते हैं स्टैक्स में, और स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड हम लोग ग्रेना कहते हैं। कभी कभी इतने छोटे मोटे बच्चों वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि थाइलाकॉइड के स्टैक्स को हम क्या कह रहे हैं, तो ग्रेना कह रहे हैं, ठीक है। ईच जो ग्रेनम होते हैं उनमें 10 से 20 थाइलाकॉइड होता है, यानी कि इस तरीके से 20 या 10, 5 6 7 8 9 10, ये 10 थाइलाकॉइड जब जुड़ेंगे ना तो एक ग्रेनम बनाएंगे, समझ रहे हो। तो 10 से 20 थाइलाकॉइड के स्टैक्स को हम एक ग्रेनम कहते हैं। फिर फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट इम्यून डिफेंस। सबसे पहला तो फोटोसिंथेसिस है, उसके अलावा भी देख लो, क्योंकि और सब फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है, ये सब नहीं पता है। तो इम्यून डिफेंस, प्लांट इम्यून डिफेंस में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लस न्यूक्लियस प्लस ER प्लस मेम्ब्रेन जो होते हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं पैथोजन से डिफेंस में। यानी कोई भी पैथोजन अगर अटैक करेगा सेल पे, तो उससे लड़ने के लिए क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ER, मेम्ब्रेन एकजुट हो जाते हैं और एक आर्मी बना करके उन पैथोजन से बचने की कोशिश करते हैं। प्लांट लैक स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल, प्लांट के पास अपना कोई एक इम्यून सेल नहीं होता है, इसीलिए इन सभी को क्या करना पड़ता है,
पार्टिसिपेट करना पड़ता है। हमारे पास क्या होता है इम्यून सिस्टम में, बताइए। हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ना, आईजी, जिसे हम कहते हैं आईजीए, आईजीजी, आईजीए, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी होता है ना इम्यूनोग्लोबुलिन। इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सारे जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ईआर, मेम्ब्रेन, इनको साथ में आना पड़ता है कि अब भाई तुम आ जाओ, कोई पैथोजन आ जाओ, लड़के उनसे हम पूरा उनको ठीक कर देंगे। फिर दूसरा काम है फोटोसिंथेसिस, जो कि आपको पता है लाइट एनर्जी को फूड में कन्वर्ट कर देना है। एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, कन्वर्जन हो जाता है बायोलॉजिकल एनर्जी में। शुगर फॉर्मेशन होता है जो कि मेन फूड प्रिपरेशन है। फॉर्मेशन ऑफ शुगर प्लस ऑक्सीजन, ये मेन काम है हमारी क्लोरोप्लास्ट का, जो कि आपको याद रखना है। लाइट जो है जब CO2 और वाटर से मिलती है तब जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जब लाइट प्लस वाटर जुड़ता है तो शुगर प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर ये शुगर कौन सा है बच्चा लोग, ग्लूकोज है ना, 6CO2 + 6O2 = C6H12O6, ये सब वाला फॉर्मूला। फिर पीजीए जो है वेरियस शुगर स्टोर्ड एज स्टार्च। अभी मैं एक और आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ। अच्छा, एटीपी का फॉर्मेशन भी करता है ये यूजिंग H+ ग्रेडियंट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया यूजेस प्रोटॉन ग्रेडियंट टू जनरेट एटीपी। फिर पांचवा लाइट रिएक्शन जो होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे चलता है, जिससे कि NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा होता है और वाटर का जो फोटोलिसिस होता है, जो कि बहुत अहम रोल है, वो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग अभी ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है। डार्क रिएक्शन जो कि कैल्विन साइकिल है, वो स्ट्रोमा में चलता है। डार्क रिएक्शन का ही अनदर नेम हमारा कैल्विन साइकिल है। CD याद कर लेना, पहले के घरों में CD हुआ करता था ना, जो CD प्ले म्यूजिक वाला, वो CD जो है, तो C फॉर कैल्विन एंड D फॉर डार्क। ये CO2 फिक्सेशन करता है, वेट अ मिनट, ओके, तो ये CO2 फिक्सेशन करता है और शुगर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना। एंजाइम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन एंजाइम्स हमारे थाइलाकॉइड में पाया जाता है। ठीक है। डार्क रिएक्शन एंजाइम्स हमारे स्टोमा में पाए जाते हैं। जो जहां पर होगा उसका एंजाइम वहीं पर पाया जाएगा। फिर 2CO2 फिक्सेशन पाथवे यहाँ पर देखने को मिलता है, C3 एंड C4। C3 को हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है ना, और C4 को हम लोग क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लैग। तो C3 कैल्विन, C4 हैच एंड स्लैग। C3 का जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो पेप होता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम C3 रखा गया है। एंड C4 का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए फर्स्ट प्रोडक्ट के नाम पे ही हमने C4 रख दिया है। ठीक है। इन C3 एंड C4 के अलावा भी एक साइकिल चलती है जिसे हम कैम साइकिल कहते हैं, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी। बट क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली आप C3 एंड C4 प्लांट देखते हो। ये प्लांट की डिफरेंट क्यों पाए जा रहे हैं, क्यों एक में कैल्विन चल रही है, एक में हैच एंड स्लैग चल रही है, क्यों, क्योंकि एडेप्टेशन, जो एरियाज होते हैं प्लांट्स के वो अलग अलग होते हैं। तो कई जगह जब हमारा C3 साइकिल चलता है ना, तो C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। ठीक है, यानी कि एक बड़ी ही गंदी सी यूजफुल सी साइकिल चलने लगती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। कैल्विन साइकिल के दौरान जब बहुत ज्यादा CO2 वगैरह लाइक वो होता है, फोटो रेस्पिरेशन बड़ा ही यूजलेस वेस्टफुल प्रोसेस है, तो ये कैल्विन साइकिल के दौरान पर चलता है। इसे ही बचाने के लिए कि ये फोटो रेस्पिरेशन ना हो, हमारे जो प्लांट्स होते हैं स्पेसिफिक, जैसे कि C4 जो है वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट के नेम है जो आप याद कर लो। एक तो मेज है, फिर सॉर्गम है, मिलेट है, एमरेंथस है और एमरेंथस, सॉर्गम, मिलेट। ठीक है, तो ये कुछ आपको नेम याद रखना है, क्योंकि ये ही इन्हीं कुछ जो है ना, ये TGT PGT या फिर किसी भी एग्जाम में ना यही पूछा जाता है कि C4 साइकिल किस में चलेगा। अभी आपका BSc का एग्जाम होगा ना, ये आपसे पूछा जाएगा C4 साइकिल इनमें से किस में चलेगा, तो ये नाम याद कर लो, मेज, एमरेंथस, मिलेट, सॉर्गम। ठीक है। C4 साइकिल में होता क्या है कि वी हैव अ क्रैंच एनाटॉमी। एक क्रैंच एनाटॉमी बना लेते हैं जिसमें बंडल शीथ एंड मीजोफिल सेल एक साथ आ जाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट सेल हैं जो कि हमारा हैच एंड स्लैग साइकिल चलाएंगे। तो इनके अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं। और यही क्रैंच एनाटॉमी हमें
ये वेस्टफुल प्रोसेस से बचा लेता है। तो C3 साइकिल जो है वो प्लांट करते तो हैं, लेकिन एक वेस्टफुल फोटो रेस्पिरेशन भी होने लगता है, बेमतलब का होने लगता है, और एटीपी भी कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, और किसी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं, कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, तो ये वेस्टफुल चलना क्यों है? इसीलिए C4 कुछ प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि हम नहीं भैया, हम तो C4 चलाएंगे, है ना। तो C4 में क्रांज एनाटॉमी बन जाती है सेल्स में, बर्नर सीथ एंड जो मेसोफिल सेल है वो एक साथ मिलकर के क्रांज एनाटॉमी बना लेते हैं और अपना जो ये प्रक्रिया है वो करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और इसका एग्जाम्पल है सुगर केन। जो गन्ना होता है ना, उसमें भी यही साइकिल आपको देखने को मिलती है, तो मैंने आपको बता दिया, ये आप नोट कर लेना। स्प्लिटिंग ऑफ 6 कार्बन इनटू 2 पीजीए, ये भी हमारे क्लोरोप्लास्ट में होता है, रिक्वायर्स एसिमिलेशन पावर। ठीक है, उसके बाद ये लाइसोसोम है जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट से इंपॉर्टेंट चीजें अगेन फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू मैं लिखवा देती हूँ। देखो, क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, मेजरली यहाँ पर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो एक तो फोटोसिंथेसिस हो रही है और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना बन रहा होता है, ये पॉइंट काफी अच्छे से नोट कर लेना तो बच्चा लोग, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि ये आप बिल्कुल से बिल्कुल कभी भी जीवन में भूले नहीं अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना बनता है, ठीक है, तो सिंथेसाइज किस रूप में हो रहा है? आई होप कि ये रेड कलर आपको विजिबल होगा, लेट मी सी इट फॉर वंस। अच्छा, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ओके, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, गिव मी अ मिनट। ठीक है, देखो मैंने सीख लिया कैसे इरेज करते हैं। मैं इतने दिन से परेशान थी, आप लोगों से मैं पूछती थी कि भाई मुझे बता दो कुछ, क्योंकि मैंने न्यू न्यू लिया है, मुझे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही थी, बट ऐसा कोई काम नहीं जो आज चिल्ड्रन ना कर पाए, है ना। देखो, फोटोसिंथेसिस में 3 आपको मैं चीज बता रही हूँ। फोटोसिंथेसिस में जो खाना सिंथेसाइज हो रहा है, यानी खाना किस रूप में सिंथेसिस होता है, दूसरा किस रूप में वो जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें ट्रांसलोकेट होता है, यानी आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा, और तीसरा किस रूप में हम उसे स्टोर करते हैं। ये तीनों ही चीज आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखो, ये तीनों ही चीज में शुगर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि तीनों ही चीज शुगर ही है। अब देखो, सिंथेसिस किस रूप में हो रहा है बच्चा लोग? तो सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज इज अ शुगर, लेकिन ये रेड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये? रेड्यूसिंग शुगर है। और अगर रेड्यूसिंग शुगर है तो ये स्टेबिलिटी इसके पास नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि रेड्यूसिंग शुगर के पास स्टेबिलिटी नहीं होती है। वो हमारे ना प्लांट के अंदर टेंशन क्रिएट कर देंगे अगर वो हम उसको ट्रांसलोकेट करना चाहें या ट्रांसपोर्ट कराना चाहें फ्लोएम के द्वारा। इसीलिए ग्लूकोज रेड्यूसिंग होने की वजह से उसे हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वरना पूरा प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा। तो हम इसको किस रूप में ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं? सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है ना, और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये तीनों ही हमारे एक टाइप के शुगर है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो ग्लूकोज है वो क्या मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, या ट्राइस, जो भी आप, पॉलीसेक्राइड है, ओलिगो है, क्या है? सुक्रोज क्या है एंड स्टार्च क्या है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन भी इन्हीं का काम है। उसके अलावा जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसकी मैंने आपको डिस्कवरी तो बताई ना, कि डिस्कवरी कौन किसने किया था, है ना। क्लोरोप्लास्ट को एक नाम आएगा, इसको याद कर लेना, मुझे याद आया, स्कम्फर। ठीक है, स्कम्फर भी जो है ना ये क्लोरोप्लास्ट से ही क्या है? रिलेटेड है ना। फिर अपन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करनी है कि साइट ऑफ लाइट रिएक्शन कौन है और साइट ऑफ डार्क रिएक्शन कौन है। चलो, ये दोनों एक बार मुझे बता दो। तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन कौन थी बच्चा लोग? हाँ, वेरी गुड, थाइलाकोइड।
क्या है, थाइलाकोइड, एंड साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है हमारे पास, स्ट्रोमा। ये चीज आपको याद रखना है। क्लोरोफिल जो है ना, इसके पास अपनी एक पोरफायरिन रिंग होती है। जो चीज मैं लिखने जा रही हूँ उसे नोट डाउन करना कि क्लोरोप्लास्ट के पास, अच्छा ये पोरफायरिन रिंग जो मैं बता रही हूँ ये एक्चुअली में क्लोरोफिल, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रुको मैं बता रही हूँ। अरे यार मैं इरेज कर सकती हूँ तो मैं ये क्यों कर रही हूँ। ठीक है, देखो तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, कहाँ होता है बताओ, थाइलाकोइड में, है ना। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, ठीक, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है इसके पास अपनी एक पोरफायरिन रिंग होती है। कौन सी रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोरफायरिन रिंग। स्ट्रक्चर बहुत पूछता है। पोरफायरिन रिंग क्या है, एक लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग चेन, आप कह सकते हो फर्टाइल चेन, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। PHYTYL इसे हम कहते हैं। और क्लोरोफिल के सेंटर में, क्लोरोफिल के सेंटर में बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में क्या, कौन सा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो Mg, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम 2+ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे क्लोरोफिल के सेंटर में पाया जाता है। नाउ टेल मी कि क्लोरोफिल की अगर कमी हो जाए, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ या फिर एब्सेंस ऑफ, हाँ डेफिशिएंसी नहीं, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल अगर हो तो एक एक डिसीज कॉज हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पता है क्या किसी बच्चे को, बताओ क्या कहते हैं अगर एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल हो जाए तो, एल्बिनिज्म। यार मैं कलर चेंज कर रही हूँ, कलर नहीं चाहिए, इसको ज्यादा प्यार हो गया क्या मेरे को कलर से, देखो एल्बिनिज्म, जिसे आप एल्बिनिज्म भी कह सकते हो। तो ये हमारे क्लोरोफिल की अगर एब्सेंस है तो एल्बिनिज्म है। अब मुझे बताओ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का, आप मुझे बता दो क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला बता दो, चलो बताओ, पता है क्या किसी को, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, चलो बताओ तो, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स ओनली। देखो सबसे पहले मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, दोनों में ही CHO NMG पाया जाएगा, ठीक है। क्या पाया जाएगा, CHONMG, ठीक है, CHONMG, ठीक है। ये आपको बात क्लियर हुई कि दोनों में CHONNMG पाया जाएगा, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ये आपको कंफर्म हो गया। अब इनके नंबर की अगर हम बात करें तो फिर से मैं एक और आपको ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपको कॉपी में लिखना हो तो देखो, यहाँ पर भी C55 होता है, यहाँ पर भी C55 होता है, यानी कार्बन का नंबर 55। डिफरेंस कहाँ पर आता है, क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें, लेट मी चेंज द कलर जिससे आपको एकदम डिफरेंस पता चल जाए। क्लोरोफिल ए की बात करेंगे तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो 72 होगा, और क्लोरोफिल बी में जो हाइड्रोजन होगा वो 70 होगा। क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन 5 होगा और क्लोरोफिल बी में ऑक्सीजन 6 होगा। ये चीज आपको याद रखना है, क्या होगा, ऑक्सीजन 6 होगा। अगेन एन एंड Mg का नंबर सेम रहेगा, N4 और Mg एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है याद करने का कि CHO and Mg दोनों में कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, HO में, ठीक है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, HO में, H72O5 H70O6, ओके। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है, क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है जो CH3 हम जिसे कहते हैं,
है ना, क्या बोलते हैं, CH3 मिथाइल ग्रुप को। और क्लोरोफिल बी में क्या होता है बताओ, किसी को पता है कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। वेरी गुड, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला CHO, है ना। एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, CHO होता है। अब जरा देखो तो CH3 है ना यहाँ पे CHO है, एक ही कार्बन है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो ऑब्वियसली इसमें CH3 है। जब हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर, तो यहाँ नंबर तो बढ़ेगा ना हाइड्रोजन का। तो याद रखना कि क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की संख्या 72 हो जाती है। वही एल्डिहाइड ग्रुप हमारे क्लोरोफिल बी में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की संख्या 70 रहती है। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लोरोफिल एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम था ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइसोसोम पढ़ेंगे एंड देन आगे गोल्गी अपरेटस, ER, पेरोक्सिसोम, अभी बहुत कुछ है, तो वो सब चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। लेट्स रैप दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड गिव मी सम टाइम। मैं अपने रूम का कुछ करती हूँ अच्छा, ताकि लाइट्स एंड ऑल सब अच्छे से हो और एक प्रॉपर क्लास आपको समझ में आए। वैसे तो मैं अपना कंटेंट बहुत अच्छे से सर्व कर रही हूँ, बट इसके लिए जो छोटी मोटी डिमांड्स हैं वो मैं कंप्लीट कर दूंगी, थोड़ा समय दीजिए मुझे। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, यही एक मोटिवेशन मेरे लिए है कि मैं इतने वंडरफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पा रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।